हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्राइम स्टूडियोज में। आज मैं आपको दुनिया में हुई अब तक की सबसे बड़ी कार चोरी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इन चोरियों में अमेरिका की सबसे महंगी और सबसे लग्जरियस गाड़ी को चोरी किया गया। ये चोरियां इतने बड़े पैमाने पर की गई कि इनमें चोरी की हुई गाड़ियों की कीमत $75 मिलियन तक पहुंच गई थी, जिसकी कीमत आज के जमाने के हिसाब से लगभग 60 करोड़ बनती है। इस पूरी चोरी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस पूरी चोरी करने वाले गिरोह में जितने भी लोगों ने चोरियों को अंजाम दिया था, उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं और इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कौन है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस सालों तक उस मास्टरमाइंड शख्स को ढूंढती रही और वो अमेरिका से लग्जरियस गाड़ियां चुरा कर उन्हें चाइना में बेचता रहा। तो आखिर कौन था ये शख्स? कैसे इसने बिना सामने आए पूरे गिरोह से इन चोरियों को करवाया? कैसे इसने चोरी की हुई गाड़ियों को एक देश से दूसरे देश भेजा और कैसे ये पुलिस के हाथ लगा? ये अपने आप में बहुत ही हैरतअंगेज और रोमांचक कहानी है। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से, जिसका नाम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लग्जरियस शहरों में आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया के ज्यादातर अमीर इस शहर में रहते हैं, जिनके पास लग्जरियस मेंशंस और लग्जरियस गाड़ी होती है। अकेले न्यूयॉर्क में ही पूरे अमेरिका की सबसे ज्यादा लग्जरियस और महंगी गाड़ियां हैं और यही वो वजह था कि चोरों ने न्यूयॉर्क को अपनी चोरी के लिए चुना। और फिर आता है सन 1999। ये वो साल था जब अचानक से न्यूयॉर्क में एक महीने के अंदर ही 48 लग्जरियस गाड़ियां चोरी हो जाती हैं और वो गाड़ियां ऐसे गायब हुई कि किसी को पता ही नहीं चला कि गाड़ियां आखिर कहाँ गई। उन चोरों ने बेहद सफाई से इन चोरियों को अंजाम दिया था। वो गाड़ियों के दरवाजे को खोलकर गाड़ी में बैठते, कार स्टार्ट करते और गाड़ी लेकर फरार हो जाते। वो चोर इन गाड़ियों को मॉल और पार्किंग एरिया से चुराते थे। मगर ये सब इतनी आसानी से कैसे होता था? कैसे ये चोर बस गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करके वहां से लेकर गायब हो जाते थे? ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि चोरियों के बाद ये गाड़ियां ऐसे गायब हुई कि पुलिस के हाथ एक भी गाड़ी नहीं लगी। और तहकीकात के दौरान जो सवाल उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था वो ये था कि आखिर चोर इन गाड़ियों के साथ करते क्या हैं और वो इन गाड़ियों को कहां लेकर जाते हैं। तब पुलिस एक थ्योरी पर पहुंचती है कि इन चोरियों की गाड़ी को अमेरिका के बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है और इन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए जिस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता था वो न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन पोर्ट है। तब पुलिस और कार थेफ्ट डिपार्टमेंट अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए ब्रुकलिन पोर्ट पहुंचते हैं और छानबीन करना शुरू करते हैं, मगर वहां उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। तब पुलिस को लगने लगता है कि ये किसी बड़े गिरोह का काम है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इन चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। पर सबसे ज्यादा हैरतअंगेज बात ये थी कि इन चोरियों को करवाने वाला शख्स ना तो अमेरिकन था और ना ही अमेरिका का रहने वाला। इस शख्स का नाम था मिन यिंग गैंग, जो कि चाइनीज आर्मी में इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ करता था और इसने अकेले ही ऐसे गिरोह को बनाया जिसने दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी कार चोरी को अंजाम दिया। मिन यिंग गैंग को चाइनीज आर्मी में सन 1990 में निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो चाइना के शहर शंघाई चला गया। चाइना का सबसे अमीर शहर होने की वजह से शंघाई में लग्जरी कार की डिमांड बहुत थी, मगर इस तरह की गाड़ियां शंघाई में आसानी से नहीं मिलती थी और यहीं पर गैंग को वो मौका दिखाई देता है जिसने उसे दुनिया का सबसे शातिर, सबसे अमीर और सबसे बड़ा चोर बना दिया। अब गैंग शंघाई के एक क्रिमिनल गैंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है और तब उसकी मुलाकात शंघाई के एक बहुत ही बड़े गैंग लीडर से होती है, जिसके सामने वो एक बिजनेस डील रखता है। गैंग लीडर से गैंग कहता है कि वो आर्मी में इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर काम कर चुका है और उसे स्मगलिंग करने का और उसमें पकड़े जाने से बचने का काफी अच्छा तजुर्बा है। वो गैंग लीडर को इस बात के लिए मना लेता है कि वो उसे चाइना के बाहर से चोरी की गाड़ियां लाकर देगा और उसे वो गाड़ियां चाइना में अपने नेटवर्क के जरिए बेचनी होंगी। गैंग लीडर गैंग की इस बिजनेस डील को मना नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि चाइना में इस तरीके की गाड़ियों की बहुत ज्यादा डिमांड है। वो इस डील में बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वो चोरी की लग्जरियस गाड़ियों को $1 लाख में खरीदता और उन्हें शंघाई में $2 लाख में बेच देता, जिसमें उसे 2 गुना फायदा हो रहा था। गैंग और गैंग लीडर के बीच ये डील 60-40 के रेशियो में तय हुई और साथ ही साथ गैंग लीडर ने गैंग को $5 लाख भी दे दिए अपनी गैंग को बनाने के लिए। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं
कि अकेले न्यूयॉर्क में ही पूरे अमेरिका की सबसे लग्जरियस गाड़ियां हैं और इसीलिए गैंग न्यूयॉर्क को चुनता है अपनी चोरियों को अंजाम देने के लिए। गैंग वो $5 लाख लेकर अमेरिका पहुंच जाता है, जहां वो अपना नाम गैंग से बदलकर कैनी रख लेता है। गैंग जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा था वो ये था कि उसे अमेरिकन सोसाइटीज और वहां के लोगों में बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाना है और इसीलिए इतने सारे पैसे होने के बाद भी वो एक बहुत ही आम जिंदगी बसर करने लगा, जिससे लोगों को ये लगे कि वो एक बहुत ही आम इंसान है। गैंग शुरुआत से ही अपने साथ एक आम आदमी को लेकर आया था जो उसका राइट हैंड था और उसकी हर काम में मदद किया करता था, जिसका नाम था पो चाऊ। अब गैंग और पो चाऊ के लिए जो सबसे जरूरी काम था वो था कि उन्हें एक जगह का इंतजाम करना है जो कि पुलिस की नजरों से दूर हो और वो लोग चोरियों की गाड़ी को वहां रख सकें जब तक उन्हें चाइना एक्सपोर्ट ना किया जाए। वो दोनों वेयर हाउस को ऐसी जगह ढूंढना शुरू करते हैं जो बिल्कुल शांत हो और जहां आसपास कोई क्राइम ना होता हो, क्योंकि न्यूयॉर्क में काफी ज्यादा क्राइम होता था, इसीलिए उन्हें ऐसी जगह ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही थी। मगर कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें वैसी जगह मिल जाती है जिसकी वो तलाश में थे। वेयरहाउस मिलने के बाद गैंग वहां एक बेनाम कंपनी खोलता है ताकि कभी पुलिस अगर वहां तक पहुंच भी जाए तो वो उस तक ना पहुंच सके। अब गैंग को जरूरत थी भरोसेमंद लोगों की जिनके साथ वो अपनी गैंग बना सके और तब वो चाइनीज लोगों को अपनी गैंग में शामिल करना शुरू करता है। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि ये चाइनीज लोग कभी उसे धोखा नहीं देंगे और हमेशा उसके वफादार बनकर रहेंगे। गैंग बनाने के बाद सबसे पहला काम जो गैंग ने किया वो ये था कि उसने वेयरहाउस के आगे वाले हिस्से को पूरी तरीके से खाने के कार्टून से भर दिया ताकि जो भी उनके वेयरहाउस को देखे उसे देखने में ऐसा लगे जैसे वेयरहाउस किसी फूड कंपनी का है। फूड कार्टून रखने के बाद उसने पूरे वेयरहाउस के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा दिए। बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने की वजह ये थी कि वो बाहर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रख सके। अब गैंग और उसकी गैंग पूरी तरीके से तैयार थी अपनी पहली चोरी को अंजाम देने के लिए, क्योंकि गैंग को चोरी करने का एक्सपीरियंस नहीं था और वो अपना नाम किसी भी तरीके से क्राइम से जोड़ना नहीं चाहता था। तब वो फैसला करता है कि वो एक ऐसे शख्स को हायर करेगा जिसे चोरी करने का एक्सपीरियंस हो और वो उसके साथ चोरियां भी करे, और इसीलिए वो कार गैराज के चक्कर लगाता है जहां कुछ दिनों के बाद उसे वो शख्स मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। इस शख्स का नाम था डीन। डीन को कार मशीन के साथ साथ गाड़ियां चुराने में भी महारत हासिल थी। गैंग डीन से कहता है कि उसे गैंग के लिए कार चोरी करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो खुद कार की चोरियां करे या किसी से करवाए, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी उसकी ही होगी जिसका गैंग से कोई लेना देना नहीं होगा। डीन जो कि एक प्रोफेशनल चोर था, इसीलिए उसकी जान पहचान और भी कई चोरों के साथ थी, जिसमें से एक का नाम था मारियो लोपेस, जो डीन का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था और एक माहिर चोर भी था। गैंग ने डीन को ये चोरियों का ऑपरेशन सौंप कर खुद को उससे बिल्कुल अलग कर लिया। अब डीन जिससे भी इन चोरियों को करवाता उन्हें यही लगता कि उनका बॉस डीन है, और ये बात पूरे गैंग में किसी को भी नहीं पता थी कि असली मास्टरमाइंड गैंग है। अब डीन अपने दोस्त मारियो लोपेस के साथ मिलकर एक पूरे गैंग को बना लेता है। मारियो वही शख्स था जिसने इन चोरियों को आसान बनाने का रास्ता बनाया था और जिसकी वजह से सभी चोर बहुत ही आसानी से गाड़ियों को चुरा पाते थे, क्योंकि लग्जरी कार के लॉक तोड़कर अंदर जाने से उनका कंप्यूटर लॉक हो जाता था और फिर इंजन स्टार्ट ही नहीं होता था। इसीलिए मारियो पहले कार के दरवाजे का कांच तोड़कर अंदर चला जाता था और फिर अपने लैपटॉप को कार सिक्योरिटी कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसे रीप्रोग्राम कर देता था। मारियो इस पूरे काम में इतना माहिर था कि वो इसे महज 1 मिनट के अंदर ही कर देता था और अब इस लग्जरी कार के इंजन को भी किसी भी चाबी से स्टार्ट किया जा सकता था। सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल होते ही मारियो के गैंग का एक चोर उस गाड़ी में जाकर बैठ जाता, चाबी लगाता और गाड़ी स्टार्ट करके फरार हो जाता, और इस तरह गैंग ने 2 गैंग बना लिए थे। एक गैंग जो उसके लिए वेयरहाउस में काम करता था और दूसरा गैंग जिसमें चोर मारियो के लिए काम करते थे। मारियो डीन के लिए और डीन गैंग के लिए, मगर चोर से लेकर मारियो तक कोई नहीं जानता था कि असली मास्टरमाइंड गैंग है। कार चुराने के बाद वो लोग गाड़ी को लेकर ऐसी पार्किंग लॉट में जाते जहां पहले से ही लग्जरी गाड़ी खड़ी होती थी। ऐसा करने के पीछे 2 वजह थी। पहली ये कि पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी होने की वजह से किसी को भी उस पर शक नहीं होता था कि गाड़ियां चोरी की है, और दूसरी वजह ये थी कि गाड़ी अगर 2 दिन तक उसी पार्किंग लॉट में खड़ी रही तो इसका मतलब यह है कि पुलिस उस गाड़ी को नहीं ढूंढ रही है।
2 दिन गुजर जाने के बाद चोर फिर से उस पार्किंग लॉट में जाते और कार को वहां से लेकर निकल जाते और वेयर हाउस से कुछ दूरी पर ले जाकर पार्क कर देते। कार को वेयर हाउस से दूर पार्क करने की और डायरेक्ट वेयर हाउस में ना ले जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि गैंग ये नहीं चाहता था कि किसी भी चोर को उसके वेयर हाउस के बारे में पता चले। सिर्फ एक डीन ही था जो उसके वेयर हाउस के बारे में जानता था और इसीलिए जब चोर कार को पार्क करके चले जाते थे, डीन वहां जाकर कार में बैठता और उसे वेयर हाउस ले आता। मगर गैंग बहुत ही चालाक था। वो कार को वेयर हाउस में अंदर लेने से पहले डीन से यह कहता कि वो कार को थोड़ी देर वेयर हाउस के आसपास चलाता रहे और खुद बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से देखते रहता था कि कोई आदमी या पुलिस उस कार का पीछा तो नहीं कर रहा है। और जैसे ही उसे ये बात की यकीन हो जाता कि सब कुछ बिल्कुल सही है, वो डीन को कार अंदर लाने का सिग्नल दे देता। कार वेयर हाउस के अंदर आते ही गैंग के चाइनीज गैंग के हाथों में सौंप दी जाती, जिनका काम था पूरी तरीके से कार को अंदर बाहर से चेक करना और उसमें जो भी कमी है उसे सही करना। गैंग ने वेयर हाउस के अंदर ही एक पूरा गैराज बना रखा था जहां चोरी की हुई गाड़ियों को लॉक रिपेयर किया जाता और उनकी नई चाबियां बनाई जाती। उनके कंप्यूटर सिस्टम को रीप्रोग्राम किया जाता और उन गाड़ियों को बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाकर चाइना एक्सपोर्ट कर दिया जाता। गाड़ियों को एक्सपोर्ट करने के लिए गैंग कंटेनर का इस्तेमाल किया करता था। वो गाड़ियों को कंटेनर में लोड करके उनका वजन करता था और उस कंटेनर के नाम नकली बिल बनाता। इसमें यह लिखा होता था कि कंटेनर में फूड आइटम्स है और जो वजन कंटेनर का होता वही वजन उस बिल पर लिख देता, जिससे दोनों का वजन मैच हो जाता। गैंग ये काम इतनी चालाकी और सफाई से कर रहा था कि किसी को भी शक नहीं होता है कि इन कंटेनर में चोरी की हुई लग्जरी कार है। गैंग ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि पुलिस इन चोरियों के बढ़ने की वजह से पोर्ट और कंटेनर की छानबीन में लगी हुई है और इसीलिए गैंग अपनी गैंग को ये ऑर्डर देता है कि वो कंटेनर को दूसरे शहर के शिपिंग पोर्ट से एक्सपोर्ट करें। वो लोग कंटेनर को पहले न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी ले जाते और वहां से कंटेनर को ट्रेन में लोड करके कैलिफोर्निया ले जाते। कैलिफोर्निया से कंटेनर को एक्सपोर्ट करने के पीछे की 2 वजह थी। पहले ये कि वो न्यूयॉर्क शहर से बहुत दूर था, जिसकी वजह से वो लोग पुलिस की पहुंच से बाहर थे। दूसरी ये कि अमेरिका के वेस्ट साइड होने की वजह से कैलिफोर्निया की पोर्ट चाइना से करीब थे। गैंग ने पोर्ट के एक बड़े ऑफिसर को रिश्वत खिलाकर अपनी तरफ कर लिया था और इसी वजह से उसने इन कंटेनर को एक्सपोर्ट करने का वो तरीका निकाला जो ना किसी ने सुना और ना किसी ने सोचा। आप सब ये सोच रहे होंगे कि कंटेनर यहाँ से शिप में लोड होकर सीधा चाइना भेज दिए जाते होंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। ये कंटेनर पहले दूसरे शिप में लोड किए जाते जो किसी और देश जा रहे होते और फिर बीच रास्ते में उन कंटेनर के शिप को रोककर उन शिप में लोड किया जाता जो चाइना जा रहे होते। गैंग ने पोर्ट के बड़े ऑफिसर को रिश्वत खिलाकर अपने लिए काम बहुत आसान कर लिया था, जिसकी वजह से कोई भी गैंग से ये सवाल नहीं करता था कि कंटेनर में क्या है और वो कंटेनर आसानी से चाइना पहुंच जाते थे। और इस तरीके से गैंग ने 5 साल में हजारों गाड़ियां की चोरी की, मगर ना तो कभी पुलिस के हाथों गैंग लगा और ना ही कभी उसके खिलाफ कोई सबूत मिला, क्योंकि इन लग्जरी कार की डिमांड चाइना में बढ़ती ही जा रही थी। और इसका पूरा फायदा उठाने के लिए गैंग ये फैसला करता है कि अब वो कार डायरेक्ट शोरूम से चोरी करेगा और वो एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा कार चुरा सकेगा। और इसीलिए वो डीन को बुलाकर कहता है कि वो अपने गैंग को कार शोरूम में गाड़ियां चुराने के लिए काम पर लगा दे। और यहाँ भी डीन के साथ ही मारियो इन चोरियों को बहुत सफाई से अंजाम देता है। मारियो पहले शोरूम में कस्टमर बनकर जाता है और वहाँ कार की टेस्ट ड्राइव लेने की बात करता है। बातचीत के दौरान उसकी नजर उस बॉक्स पर पड़ती है जहाँ से मैनेजर कार की चाबियां निकाल रहा था और जिसमें बाकी गाड़ियों की चाबियां भी लगी हुई थी। मारियो ये भी देखता है कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ पर लगे हुए हैं और फिर वहां से वापस चले जाता है। कुछ ही दिनों के बाद आधी रात को मारियो दोबारा उस कार शोरूम के बाहर पहुंचता है और शोरूम के दरवाजे के लॉक को तोड़कर सीधा मैनेजर के ऑफिस के अंदर पहुंच जाता है, जहां वो बॉक्स था जिसमें कार की चाबियां लगी हुई थी। इसी दौरान उसके गैंग के लोग बाहर उसका सिग्नल का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही मारियो बॉक्स खोलकर चाबियां निकालता है वो उन्हें सिग्नल दे देता है। वो सभी लोग शोरूम के अंदर घुसते हैं और मारियो से चाबी लेकर गाड़ियों में बैठकर अलग अलग डायरेक्शन में फरार हो जाते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस पूरी चोरी को महज 3 मिनट के अंदर अंजाम दिया गया था और जब तक अलार्म बजता और पुलिस को बाहर खबर पहुंचती
मारियो अपने गैंग के साथ गाड़ियां लेकर फरार हो चुका था, मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये पूरा प्लान चौपट हो गया। वो लोग जो गाड़ियां चुरा कर भाग रहे थे वो कुल 7 लग्जरी गाड़ियां थी, जिनमें से एक गाड़ी का उसी रात एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और तहकीकात करती है, तब उन्हें पता चलता है कि ये गाड़ियां चोरी की हैं और वो फौरन उस गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। थोड़ी सख्ती दिखाने के बाद वो चोर अपने गैंग के सभी लोगों के नाम को लेना शुरू कर देता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि डीन और मारियो नाम के 2 शख्स हैं जो इस गैंग को चलाते हैं। डीन के बारे में पता चलते ही पुलिस उसे ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों के बाद डीन पुलिस को गैंग के वेयरहाउस के पास देखती है। अब पुलिस वेयरहाउस से कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी से डीन और वेयरहाउस पर नजर रखना शुरू कर देती है ताकि उन्हें ये पता चल सके कि वेयरहाउस के अंदर क्या हो रहा है। मगर पुलिस इस बात से बेखबर थी कि गैंग के साथी पोचो बाहर सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन पर नजर रखे हुए हैं और उसे जैसे ही अंदाजा हो जाता है कि बाहर खड़ी गाड़ी पुलिस की है और वो वेयरहाउस पर नजर रखे हुए है, वो फौरन इसकी खबर गैंग को दे देता है। हालांकि ये वो समय था जब वेयरहाउस के अंदर कोई भी चोरी की गाड़ियां नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां चाइना भेजी जा चुकी थी। मगर फिर भी वेयरहाउस के अंदर गैराज होने की वजह से वहां चोरी की हुई गाड़ियों के पार्ट्स और उनके रिपेयर करने के सारे टूल्स मौजूद थे और गैंग को किसी भी तरीके से ये सारा सामान वहां से हटाना था। पर क्योंकि पुलिस उसके वेयरहाउस पर नजर रखे हुए थी, इसीलिए वो एक ट्रक को लाता है और उसमें गैराज के सारे सामान लोड कर देता है। साथ ही साथ वो ट्रक के आगे के हिस्से में फूड कार्टून लोड कर देता है, जिससे चेकिंग में वो पकड़ा भी ना जाए। और इस तरीके से वो पुलिस की नजरों के सामने सारा सामान ट्रक में लोड करके वहां से निकल जाता है, जो वहां सबूत का इंतजार में खड़ी थी। अगली सुबह पुलिस जब वेयरहाउस पर नजर रखने पहुंचती है, तब वो एक बात नोट करती है कि सुबह से ना तो कोई वेयरहाउस के अंदर गया है और ना ही कोई बाहर आया है। ये बात उन्हें बहुत ही अजीब लगती है और तब वो फैसला करते हैं कि अब वो वेयरहाउस में रेड करेंगे। वेयरहाउस के अंदर जाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वेयरहाउस पूरी तरीके से खाली था। अब पुलिस समझ चुकी थी कि चोर उन्हें बेवकूफ बनाकर वहां से भाग चुके हैं। डीन ही वो शख्स था जिसके जरिए पुलिस इस पूरे गैंग को पकड़ सकती थी, मगर अब वो भी पुलिस की पहुंच से बाहर था और तब पुलिस दोबारा उसे ढूंढना शुरू करती है। अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि डीन दोबारा पुलिस को दिखाई देता है और तब पुलिस बजाय उसे गिरफ्तार करने के उस पर फिर से नजर रखना शुरू करती है, क्योंकि वो ये चाहते थे कि वो डीन के साथ साथ उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार करे। डीन पर नजर रखने के दौरान पुलिस कोर्ट से उसके फोन कॉल को ट्रैक करने की परमिशन भी ले लेती है। कॉल ट्रैकिंग के दौरान पुलिस को बार बार एक ही सवाल सुनने को मिल रहा था, क्या पुलिस वाले अब भी नजर रखे हुए हैं या पुलिस की छानबीन अब भी चल रही है, जिस पर डीन का जवाब होता था कि उसे कुछ भी नहीं पता। पुलिस को लगता है कि कॉल की दूसरी तरफ डीन का पार्टनर है जो उससे सवाल पूछ रहा है, मगर कोई नहीं जानता था कि वो पार्टनर नहीं बल्कि गैंग है जो इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड है। और फिर कुछ दिनों के बाद डीन के पास कॉल आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं और ये चोरियां भी रुक जाती है, मगर पुलिस ने डीन के नंबर को सर्विलांस पर लगाए रखा था, इस उम्मीद में कि शायद कभी उनके हाथ कोई सुराग लगेगा। और आखिरकार 6 महीने के बाद डीन के फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ जो शख्स था वो अपना नाम कैनी बताता है और वो कहता है कि आई एम बैक। कैनी वही नाम था जो गैंग ने अमेरिका में आने के बाद अपना नाम रखा था। कैनी फोन पर डीन को कहता है कि उसके पास 260 का ऑर्डर है, मगर फोन पर वो ये नहीं बताता है कि 260 क्या। कैनी डीन से कोड वर्ड में बात कर रहा था, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था कि डीन के फोन कॉल्स ट्रैक हो रहे हैं। ये कॉल सुनने के बाद पुलिस को शक होने लगता है कि यही आदमी गैंग का लीडर है और दोबारा अपनी चोरियों की शुरुआत करने वाला है। गैंग अब हर फोन कॉल पर कैनी बनकर कोड लैंग्वेज में बात करता है और उसके बाद सिम और मोबाइल दोनों फेंक देता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान डीन ने भी अपने मोबाइल और सिम बदल दिए, जिसकी वजह से पुलिस को उसका भी कोई खबर नहीं मिल रहा था। तब पुलिस उससे 2 कदम आगे चलते हुए डीन के घर वालों के फोन को सर्विलांस पर लगा देती है, क्योंकि उन्हें ये यकीन था कि डीन अपने घर पर फोन जरूर करेगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। डीन अपनी वाइफ को कॉल करता है
और तब पुलिस डीन के नए नंबर को ट्रेस कर लेती है और उसको भी सर्विलांस पर लगा देती है। और इसी तरह डीन ने जिससे बात की थी उन सबका नंबर कॉल ट्रैकिंग पर था, जिसमें से एक पो चौ भी था जो गैंग का राइट हैंड था। पो चौ फोन पर बातचीत करने में उतना चौकन्ना नहीं रहता था और इसी वजह से वो अक्सर फोन पर अपने लंच और डिनर के प्लान्स को भी गैंग के लोगों के साथ डिस्कस करता था कि वो आज कहाँ लंच या डिनर करेगा। और पो चौ की यही गलती उसके पकड़े जाने का कारण बनी। इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाते हुए पुलिस उस पर रेस्टोरेंट में ही एक चाइनीज जासूस भेज देती है जहां गैंग और पो चौ खाना खाने जाते थे। वो चाइनीज जासूस गैंग और पो चौ को ये बात करते हुए सुन लेता है कि वो अपने नए वेयर हाउस कहाँ लेने वाले हैं और ये खबर मिलते ही पुलिस उसके नए वेयर हाउस पर नजर रखना शुरू कर देती है। मगर इस बार पहले वाली गलती ना दोहराते हुए पुलिस ने नजर रखने का तरीका बिल्कुल बदल दिया था और वेयर हाउस के आसपास की बिल्डिंग पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिए थे। पुलिस इस बात का खास ध्यान रखती थी कि वेयर हाउस के आसपास कोई भी पुलिस की गाड़ियां पेट्रोल ना करे और वो लोग बस सीसीटीवी कैमरे के जरिए गैंग के वेयर हाउस पर नजर रख सके। गैंग इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि पुलिस उसके नए वेयर हाउस के बारे में जान चुकी है और उस पर नजर रखे हुए है और इस बार वो अपनी चोरियों को नए तरीकों से अंजाम देने का फैसला करता है। इस बार गैंग डीन से कहता है कि अब वो लोग गाड़ियों को पार्किंग लॉट से चुराएंगे और हर बार की तरह इस बार भी डीन के साथ मारियो इस चोरी में सबसे अहम किरदार निभाता है। मारियो इस बार पार्किंग लॉट के गार्ड से कहता है कि वो इन पार्किंग लॉट से गाड़ियों को चुराने वाले हैं और उसे गाड़ियों के बदले $500 देगा। ये रकम गार्ड के लिए बहुत बड़ी थी और वो बहुत ही आसानी से इसके लिए राजी हो जाता है। अब मारियो ने अपने गैंग के साथ पार्किंग लॉट से गाड़ियां चुराई और उसके बाद वो लोग गार्ड के हाथ पैर बांधकर उसे वहीं जमीन पर छोड़ गए जिससे किसी को भी ये ना लगे कि गार्ड उनके साथ मिला हुआ है। मगर इस बार गाड़ी चुराने के बाद जल्दी जल्दी में उनसे एक रूल टूट जाता है जो उन्हें फॉलो करना होता है और वो ये था कि चोरी के बाद गाड़ियों को किसी पार्किंग लॉट में 2 दिन के लिए छोड़ना, जिससे ये पता चल सके कि उस गाड़ियों को कोई ढूंढ रहा है या नहीं। मारियो इस बार अपने गैंग के साथ चोरी की हुई गाड़ियों को लेकर सीधा वेयर हाउस पहुंच जाता है और इत्तेफाक से उसमें से एक गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर भी लगा हुआ था। उस गाड़ी का मालिक एक लोकल पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी की चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाता है और साथ ही साथ जीपीएस ट्रैकर से मिलने वाली लोकेशन भी पुलिस को दे देता है। वहां एक लोकल पुलिस ऑफिसर उस जीपीएस लोकेशन की मदद से गैंग के वेयर हाउस के बाहर पहुंच जाता है और वेयर हाउस को बाहर से देखने लगता है। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि पुलिस पहले से ही वेयर हाउस पर नजर रखे हुए है और यहाँ चोरी की हुई गाड़ियों को लाया जाता है। उधर जो पुलिस वाले पहले से चोरों और वेयर हाउस पर नजर रखे हुए थे उन्हें ये लगता है कि इस लोकल पुलिस वाले की वजह से उनका प्लान चौपट ना हो जाए और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पो चौ अंदर से सीसीटीवी कैमरा से बाहर उस लोकल पुलिस वाले को घूमता हुआ देख लेता है और वो पुलिस वाले जैसे ही वेयर हाउस के अंदर जाने लगते हैं कुछ चोर अंदर से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। उधर पुलिस जैसे ही चोर को भागते हुए देखती है वो उसी वक्त उन चोरों को और उनके पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लेती है और इस बार इन चोरियों का मास्टरमाइंड गैंग भी उनके हाथ लग चुका था क्योंकि गैंग ने कभी भी कोई गाड़ियां नहीं चुराई थी, इसीलिए कोर्ट ने उसे सिर्फ 10 साल की सजा सुनाई। बावजूद इसके कि उसने पिछले 10 सालों में जो चोरियां कराई उनसे $75 मिलियन कमाए। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि पुलिस के हाथ चोरियों से कमाए हुए पैसों में से एक भी डॉलर हाथ नहीं लगा क्योंकि गैंग ने सारे पैसे चाइना ट्रांसफर कर दिए थे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।